वीडियो की शुरुआत एक सवाल के साथ जरूर करनी चाहिए कि आप देश के नागरिक हैं या फिर देश के सिर्फ वोटर। आपने वोट दे भी किनको दिया? लंबी दाढ़ी और दम्ब लेकर के साथ चलते हैं। अब स्वागत करते हैं केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो प्री डिफाइन है अब उसको रीडिफाइन करने का समय आ चुका है। मरने वाले मरे, लेकिन मैं तो सत्ता के लिए मरूंगा, ऐसे है हमारे देश के केयरलेस प्रधानमंत्री मोदी। 2 गज की दूरी का ज्ञान देने के बाद जो शाम को बंगाल में भीड़ जुटा दे, ऐसे हैं देश के केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुंभ स्नान प्रतीकात्मक होना चाहिए, उसका ज्ञान देने के बाद जब शाम को बंगाल में यथार्थ रैली कर दे, ऐसे हैं केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो दूसरी गंभीर बीमारियों का भी अस्पताल में इलाज ना होने दें। ऐसे हैं केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईसीयू की जरूरत वाले पेशेंट को भी जनरल वार्ड ना मिलने दे। ऐसे हैं हमारे केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो क्वारंटीन सेंटर को भी हॉस्पिटल बता करके तैयारी पूरी है ऐसी हुंकार जो भर दे। ऐसे है केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी करा दे। ऐसे हैं देश के केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अस्पताल और शमशान घाट के बीच का जो फर्क मिटा दे, ऐसे हैं केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शमशानों में भी लकड़ियों की किल्लत करा दे, ऐसे हैं देश के केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो अंतिम संस्कार के लिए भी टोकन बंटवा दे, ऐसे हैं केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो राम राज्य में भी राम नाम सत्य करा दे, ऐसे हैं देश के केयरलेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपने अगर 18 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करने वाले व्यक्ति को अगर प्रधानमंत्री चुना होता ना, तो उनकी मानसिक थकावट भी कम होती और बुद्धि पवित्र होती और देश अभी सही दिशा में जा रहा होता, प्रगति कर रहा होता। एक एक करके बात करते हैं डिटेल में। देखो, देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बस सरकार की लापरवाही, जिसकी वजह से कई लोगों को इस लोक से परान्मुख होना पड़ रहा है। मशीनरी अपना काम नहीं कर रही है, कमेटी बनाई जाती है वो अपना काम नहीं करती हैं। देखो, मैं आपको बताता हूं, कल आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई और कहा कि ऑक्सीजन के प्लांट बैठाए जाएंगे और इसका आयात भी किया जाएगा। ये जो समस्या ये पैदा हुई है, ये कोई समस्या है? ये क्या डिमांड की समस्या या सप्लाई की समस्या? समझिए आंकड़े के थ्रू, देश में प्रतिदिन ऑक्सीजन उत्पाद की क्षमता कितनी है? 7127 मीट्रिक टन। 12 अप्रैल को ऑक्सीजन की कंजम्पशन 3842 मीट्रिक टन थी, यानी कि स्टॉक अभी भी है। मार्केट में डिमांड बढ़ने से सप्लाई किया जा सकता था। डिमांड आई, ऑक्सीजन होते हुए भी सप्लाई नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमारा सिस्टम इसके लिए तैयार नहीं था। अब सिस्टम इसके लिए भी तैयार नहीं था, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? बीते साल कोरोना काल में ऑक्सीजन के प्रोडक्शन सप्लाई की निगरानी के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी का सिर्फ एक ही काम था, एक ही उद्देश्य था कि देश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी ना होने देना। लेकिन काम सही तरीके से नहीं किया गया और उसी की वजह से बफर स्टॉक तक भी नहीं था, ना उस पर जोर दिया गया। माना कि 12 अप्रैल तक ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग कम थी, इसीलिए क्षमता से आधे का उत्पादन हो रहा था। मगर डिमांड बढ़ने के बाद लाजमी है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ऑक्सीजन सिलेंडर को अस्पताल के बेड तक पहुंचाने में एक टाइम लगता है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। इसी वक्त को ध्यान में रखते हुए भी बफर स्टॉक रखे जाते हैं, उनकी जरूरत होती है। लेकिन ये जो सिस्टम था वो निश्चिंत था। ये तो वोटर है, कौन से नागरिक हैं, ये तो मुर्दे हैं, ये कुछ नहीं करेंगे, आज मरेंगे कल दूसरी और नई पीढ़ी आके हमें वोट देगी। ऐसा कुछ आपके एक बीजेपी के मिनिस्टर भी कह चुके हैं, जिसको मरना तो सभी को है, ऐसा वो कह चुके हैं, आपको याद होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता 7127 मीट्रिक टन है। 12 अप्रैल को खपत 3882 मीट्रिक टन है थी। 16 अप्रैल तक कोरोना मरीज के एक्टिव मामलों को देखते हुए पैदा हुई 3335 मीट्रिक टन की मांग पर नजर डालें तो यह बात बिल्कुल साफ है कि ऑक्सीजन की फिलहाल कमी बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसीलिए है कि हमारे पास 14,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का स्टॉक
भी स्टील कंपनियों के पास है, मगर एक हफ्ते के भीतर वास्तव में ऑक्सीजन की कमी उत्पादन और वितरण स्तर पर महसूस होने जा रही है कि कमी होगी, महसूस होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में पूरे 2 हफ्ते के दौरान ऑक्सीजन की बढ़ने वाली मांग को देखते हुए इंपोर्ट की बात कही। लेकिन जितने लोगों की जान अभी तक बचाई जा सकती थी वो नहीं बचाई गई और वो सारे लोग परान्मुख हो चुके हैं। ये गंभीर बात है। 27 मार्च 2020 को भारत सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए पीएम केयर फंड्स बनाया था। यह फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, यह एक प्राइवेट फंड है। 2 महीने होते ही इसमें 9,690 करोड़ रुपए आ गए थे, लेकिन खर्च कितने हुए थे? 5,300 करोड़ अब तक खर्च हुए हैं सिर्फ इतने। इस फंड का पैसा का इस्तेमाल कहां कहां होगा? अलग अलग कामों पे खर्च किया जाएगा। इसमें बताया गया था कि वेंटिलेटर खरीदे जाएंगे, इससे प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा, खाना पीना सब कुछ देखा जाएगा, वैक्सीन की रिसर्च का भी पैसा यहीं से दिया जाएगा। लेकिन पैसे के इस्तेमाल को लेकर के तो आम जनता के अंदर सवाल भी है, लेकिन जहां पैसे खर्च हो चुके हैं वहां पर सवाल उठ रहे हैं। मैं आपको आरटीआई का एक आपको एग्जांपल देके चलता हूं। अगस्त 2020 में एक आरटीआई के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि आंध्र प्रदेश की एक कंपनी है AMTZ और गुजरात की प्राइवेट कंपनी है ज्योति CNC के बनाए वेंटिलेटर्स क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो जाते हैं। ये वही कंपनी है जिन्हें पीएम केयर फंड्स के पैसे पर वेंटिलेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लुटा दिए पैसे। ज्योति CNC को 121 करोड़ में 5,000 वेंटिलेटर और AMTZ को 500 करोड़ रुपए में 13,500 वेंटिलेटर बनाने थे। इससे पहले पीएम केयर फंड्स ने नोएडा की अगवा AGVA को 10,000 वेंटिलेटर बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने और इसके 2 क्लिनिकल ट्रायल के फेल हो जाने की भी खबर आई थी। पैसे दिए जा रहे हैं लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में फेल होते जा रहे हैं। जिन कंपनियों को वेंटिलेटर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी वहां से भी सरकार ने वेंटिलेटर नहीं उठाए हैं। यह है हमारे सिस्टम की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बात जिम्मेदारी की करते हैं। ये हैं आपके प्रतिनिधि जिनको आपने चुन लिया है। ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आपने चुने। सांसद को फोन किया कि आप क्या कर रहे हो इस समय? नहीं किया तो करना शुरू करो कोविड के वक्त में। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए कह रहा हूं कि पूरा जो तंत्र है ना इस समय पश्चिम बंगाल में कैसे चुनाव जीता जाए और कैसे दीदी किया जाए उसमें लगा हुआ है। अगली खबर क्या है? कोरोना के बचाव में मददगार पाई जाने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी हो रही है और इंदौर में कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को भी पकड़ा गया, धरपकड़ की गई है। ये लोग सही कीमत से ज्यादा तकरीबन 20,000 रुपए प्रति डोज में रेमडेसिविर को बेच रहे थे। ये कानपुर में रेमडेसिविर की 265 डोज जब्त किए गए हैं, जबकि इसकी जो सही कीमत है ना वो मात्र 850 से 5,400 रुपए है। बेच कितने में रहे हैं? 20,000 रुपए में। खबर सुन लो, कल देर रात मुंबई के विले पार्ले पुलिस में 4 करोड़ 75 लाख की रेमडेसिविर की खेप पकड़ी गई है, जिसे चोरी से गुजरात से लाया जा रहा था। फिर इसे पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आधी रात के बाद पुलिस स्टेशन में प्रकट हो जाते हैं और दावा किया गया कि लोगों को बांटने के लिए भाजपा ने यह स्टॉक खरीदा था। अब सोचिए, जिस रेमडेसिविर की शॉर्टेज है सरकार इसे खरीद सकती है और कोई नहीं खरीद सकता, लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो सरकार नहीं है और नहीं उसके हिस्से हैं, तो कैसे उनके पास रेमडेसिविर मिली, वो भी पार्टी के ऑफिस में? सवाल है। महाराष्ट्र की सरकार को तो हमारी केंद्र सरकार रेमडेसिविर तो देने से मना कर देती है, सप्लाई नहीं कर रही है, लेकिन फडणवीस के पास कैसे? महाराष्ट्र सरकार के पास ये रेमडेसिविर नहीं पहुंच रही है, फडणवीस के पास पहुंच गई है। क्या कर रहे हो? क्या प्लान है बीजेपी का? क्या करना चाह रही है? और फडणवीस जी कहते हैं कि हम इसको बांट रहे हैं अपनी पार्टी से। इसके पीछे का खेल आपको अगर अभी समझ में नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है, ये एक बार मेरा वीडियो देख लेना जो मैंने बना दिया है। फिर आप कहेंगे कि INI न्यूज़ इंडिया ने इस बात के बारे में बताया नहीं। हमने बता दिया है, लेकिन आप लेट है, हम बहुत जल्दी वीडियो बना के दे देते हैं। जो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना भूल जाते हैं और हर अल्टरनेट डे पर आके चैनल को चेक नहीं करते हैं, वो बहुत अहम जानकारी से परान्मुख हो जाते हैं। जो खबर मैंने 28 दिन पहले बता दी थी, वो 28 दिन बाद खबर आपको मिलती है किसी दूसरे फेमस चैनल के थ्रू।
फिर आप कहते हैं कितनी अच्छी जानकारी दी। लेट आप हैं, हम नहीं। वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा। और INI न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए पेटीएम यूट्यूब मेंबरशिप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।